कहानी है एक गलतफहमी, सत्य घटना। भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः एक दोस्ती का पैगाम। एक बार फिर से दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू होने जा रही है। जैसे ही रात के समाचारों में यह खबर सुनाई दी, रसोई में काम करते करते मेरे हाथ अचानक रुक गए। दिल में उठी हूक के साथ माँ की ओर देखा, तो उनका सपाट व शांत चेहरा थोड़ी देर के लिए हिला और फिर पहले जैसा शांत हो गया। आज के समाचार ने मुझे 2 साल पीछे धकेल दिया। वे सारी घटनाएं जिन्होंने इस परिवार की दुनिया ही बदल दी, मेरी आंखों के सामने सिनेमा की तस्वीर की तरह घूमने लगी। हम 2 बहन और एक भाई थे। माता पिता का लाड प्यार हर पल हमें मिलता रहता था। मैं सबसे छोटी थी। भैया व दीदी जुड़वा थे। दीदी मात्र 4 मिनट भैया से बड़ी थी। बचपन से ही वे आपस में काफी घुले मिले थे, पर झगड़े भी दोनों में खूब होते थे। मैं उन दोनों से 7 साल छोटी होने के कारण दोनों की लाडली थी। मुझे तो शायद याद भी नहीं कि मेरी लड़ाई उन दोनों से कभी हुई हो। संदीप भैया पढ़ाई में काफी होशियार थे। यद्यपि दीदी भी पढ़ने में तेज थी, किंतु उनका मन खेलकूद की ओर अधिक लगता था। जिला स्तर पर खेलते खेलते कई बार उनका चुनाव राज्य स्तर पर भी हुआ, जो कि माँ को कभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे व दीदी को लेकर माँ की सोच पापा से थोड़ी संकरी थी। खासकर तब जब दीदी को खेलने के लिए अपने शहर से बाहर जाने की बात होती थी। तब भैया का साथ ही माँ और पापा के प्रतिरोध को हटा पाता था, और इस तरह दीदी को बाहर जाकर खेलने का मौका मिलता था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में कई देशों की टीमें आई थीं। वहीं पर दीदी की मुलाकात आदेश से हुई, जो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का रिश्तेदार था, और उसके साथ ही कुआलालंपुर आया था। दोनों की मुलाकात काफी दिलचस्प थी। दिन में दोनों एक साथ कॉफी पीने जाया करते थे। चेहरे के नैनक्श अपने जैसे होने के कारण दोनों ने एक दूसरे से बात करने में दिलचस्पी दिखाई। धीरे धीरे दोनों ने ही महसूस किया कि उनमें दोस्ती के अलावा कुछ और भी है। इसी तरह 7 दिन की मुलाकात में ही उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। दीदी जब लौटकर आई तो कुछ बदली बदली सी थी। माँ की अनुभवी आंखों को समझते देर न लगी कि दीदी के मन में कुछ उथल पुथल मची है। माँ के थोड़े से प्रयासों से पता चला कि दीदी जिसे चाहती हैं वह पाकिस्तानी हिंदू है। यद्यपि लड़का पाकिस्तान में इंजीनियर है, पर वह पाकिस्तान से बाहर किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है। कुल मिलाकर लड़का किसी भी तरफ से अनदेखा करने योग्य न था। बस उसका पाकिस्तानी होना ही सबके लिए चुभने वाली बात थी। यहाँ भी भैया ने दीदी का साथ दिया। आखिर एक दिन हम सबको छोड़कर दीदी अपने ससुराल चली गई। हालांकि पाकिस्तान के नाम से दीदी के मन में भी थोड़ा अलग विचार आया था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। आदेश के परिवार ने दीदी का खुले दिल से स्वागत किया। एक खिलाड़ी के रूप में दीदी की शोहरत वहाँ पर भी थी, तो तालमेल बैठाने में दीदी को कोई परेशानी नहीं हुई। दीदी के जाते ही पूरा घर सूना हो गया। भैया का मन नहीं लगता तो दीदी के घर का चक्कर लगा आते थे। माँ कहती कि बेटी के घर इतनी जल्दी जल्दी जाना ठीक नहीं, पर भैया का यही उत्तर होता कि देखो न माँ, दीदी के ससुराल जाते ही हमारी सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच बस सेवा शुरू कर दी है। पढ़ाई समाप्त कर भैया ने भी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। हमारा मध्यवर्गीय परिवार था। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भैया को नौकरी की जरूरत महसूस होने लगी। उनके प्रथम श्रेणी में पास होने के प्रमाण पत्र भी उन्हें कोई नौकरी नहीं दिला सके, तो उन्होंने सोचा, जब तक नौकरी नहीं मिलती क्यों न राजनीति में ही हाथ पांव मारे जाएं। कॉलेज में 2 बार उपाध्यक्ष पद पर रह चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने दोस्त संकेत की याद आई, जो कि उनके साथ कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। संकेत हमारे घर भी काफी आता जाता था। उसके पिता विधायक थे। भैया को लगा वे शायद कुछ मदद कर सकते हैं, पर भैया ने एक बात नोट नहीं की। वह थी कि दीदी की शादी होते ही संकेत ने भैया के साथ अपनी दोस्ती काफी सीमित कर ली थी। संकेत के पिता ने आश्वासन दिया कि अच्छी नौकरी में वे भैया की मदद करेंगे। यदि कोई बात नहीं बनी तो राजनीति में तो शामिल कर ही लेंगे। इसी दौरान किसी काम के सिलसिले में भैया को दीदी के घर जाना पड़ा। इस बार संकेत भी उनके साथ पाकिस्तान गया। दीदी के ससुराल वाले बड़ी आत्मीयता के साथ संकेत से मिले।
केवल बाबूजी यानी दीदी के ससुर से संकेत की ज्यादा बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि वे उस दौरान सरहदी मामलों को लेकर काफी व्यस्त थे। और 2 ही दिन बाद भैया व संकेत को वापस भारत आना था। वापस आकर भैया जब संकेत के घर गए तो उसके पिता ने घुसते ही उनसे सीधे सवाल पूछा। संदीप, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी बहन क्या जासूसी करती है? उनके मुंह से यह सवाल सुनकर भैया सन रह गए। उन्हें सपने में भी इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। अतः वह पूछ बैठे, अंकल, आपके इस तरह सवाल पूछने का मतलब क्या है? बड़े भोले हो तुम संदीप। वह बोले, तुम्हारी बहन की शादी को 2 साल हो गए। अभी तक तुम वास्तविकता से अनजान हो। अरे उस पाकिस्तानी ने जानबूझकर तुम्हारी बहन को फंसाया है, ताकि पत्नी के सहारे वह भारत की सारी गतिविधियों की खबर लेता रहेगा। यही नहीं, उसका ससुर सेना में अधिकारी है, इसलिए उसने तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू बनाना स्वीकार किया, ताकि देश के अंदर की जानकारी उसे हो सके। यह सब बेबुनियाद बातें हैं। इतना कहकर भैया घर वापस आ गए। पर जासूस वाली बात उनके दिल में कहीं चुप गई। भैया ने नोट किया कि दीदी अपने ससुर से काफी हिली मिली है। लगता ही नहीं कि दीदी उनकी बहू है। वह उनके ऑफिस भी आती जाती है। बाबूजी भी दीदी से काफी प्यार जताते हैं। और जब भी मैं दीदी से मिलने जाता हूँ तो मुझसे बात करने का भी उनके पास समय नहीं रहता। शक का छोटा बुलबुला जब कुछ बड़ा हुआ तो भैया दीदी से फोन पर घर के हालचाल से ज्यादा भारत के अंदर की खबरों के बारे में बात करते। दीदी सिर्फ सुनती और हाँ हूँ में ही जवाब देती। तो भैया को लगता कि दीदी पहले जैसी नहीं रही, सिर्फ पाकिस्तानी बनकर रह गई है। पिछली बार जब संकेत घर आया तो भैया से कहने लगा कि देख संदीप, पिताजी की बातों में कुछ तो दम है। जब मैं तेरे साथ दीदी के घर गया था तो शायद तूने ध्यान नहीं दिया हो, किंतु मैंने ऐसी कई बातें नोट की जो कि मुझे शक करने को मजबूर कर रही थी। जैसे तेरी दीदी के साथ उनके ससुराल वालों का हमेशा हिंदुस्तानी खबरों पर बात करना, और हमारे देश में भी उतार चढ़ाव होते रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करना। भैया उसकी बातें चुपचाप सुनते रहे थे। एक बार भैया ने दीदी को फोन किया और जानबूझकर अपनी नौकरी व देश के माहौल के बारे में बात करने लगे। थोड़ी देर तक दीदी उनकी बातें सुनती रही, फिर एकाएक भैया की बात काटकर वह बीच में ही बोल पड़ी। संदीप, मैं तुमसे रात में बात करती हूँ। अभी मुझे कुछ जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। अब तो भैया के मन में शक के बीज पनपने लगे। उन्होंने गौर किया कि आमतौर पर दीदी मेरा फोन नहीं काटती, पर आज जब मैंने थोड़ी अपने देश के अंदर की कुछ बातें उन्हें बताईं, तो मेरा फोन काटकर फौरन अपने बाबूजी को खबर देने चली गई। इस दौरान जीजाजी को अमेरिका में नौकरी मिल गई। पति पत्नी अमेरिका चले गए। वहां पर पाकिस्तानी ग्रुप एसोसिएशन के कारण काफी पाकिस्तानी लोग मिले। इन सब से वहां पर दीदी का मन लगने लगा। पिछली बार फोन करके जब दीदी ने इस ग्रुप के बारे में भैया को बताया, तो वह बीच में ही बोल पड़े, तुम कोई इंडियन ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करती? ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में इंडियन नहीं है। भैया की यह बात सुनकर दीदी बोली थी, क्या फर्क पड़ता है, मात्र एक दीवार से दिल नहीं बढ़ते। वैसे भी बाहर आकर सब एक ही लगते हैं, क्या हिंदुस्तानी क्या पाकिस्तानी। अब भैया का शक अंदर ही अंदर साकार रूप लेने लगा। इधर हम सब इन बातों से काफी अनजान थे। भैया परेशान दिखते तो हम सबको यही लगता कि नौकरी को लेकर परेशान हैं। वह जब भी दीदी से बात करते तो दीदी जानबूझकर चिढ़ाने के लिए पाकिस्तानी ग्रुप की बातें ज्यादा किया करती थी। पर उन्हें क्या पता कि यही सब बातें एक दिन उनकी जान की दुश्मन बन जाएंगी। संकेत व उसके पिता की बातें सुनते सुनते भैया के अंदर एक कट्टर विचारधारा ने जन्म ले लिया था। दीदी कुछ दिनों के लिए घर आ रही थी। उन्हें पहले अपनी ससुराल पाकिस्तान जाना था, फिर मायके यानी हिंदुस्तान आना था। उनका प्लान कुछ ऐसा बना कि वह पहले मायके आ गईं और 1 हफ्ते रहकर अपनी ससुराल चली गईं। देखा संदीप, तुम्हारी बहन पहले अपनी ससुराल जाने वाली थी, फिर यहाँ हिंदुस्तान आने वाली थी। पर नहीं, यदि वह ऐसा करती तो यहाँ की ताज़ा खबरें कैसे अपने ससुर को दे पाती। वाह, मान गए तुम्हारी बहन को। ऐसा कहकर संकेत के पिता ने जोर से ठहाका लगाया। इस घटना के दूसरे ही दिन भैया माँ से बोले, मैं दीदी से मिलने पाकिस्तान जा रहा हूँ, हो सका तो साथ लेकर आऊंगा।
अभी तो हफ्ते भर रह कर गई है। थोड़ा उसे अपने ससुराल वालों के साथ भी रहने दे, वरना वे क्या सोचेंगे। माँ बोली। भैया ने माँ की बात अनसुनी कर दी। माँ को लगा शायद भाई बहन का प्यार उमड़ रहा है। दीदी के घर पहुंचकर उनके घर वालों से भैया बोले कि घर पर पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए दीदी को लेकर जा रहा हूँ। जल्दी ही वापस छोड़ जाऊंगा। जीजाजी तो नहीं आए, पर भैया दीदी को लेकर लाहौर से दिल्ली वाली बस पर बैठ गए। बस में ही भैया ने दीदी से उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। दीदी को लगा यूं ही पूछ रहा है, पर उनके चेहरे पर गुस्सा व ऊंची होती आवाज से दीदी हैरान रह गई। फिर भी उन्होंने भैया से यही कहा, इस बस में तो ऐसी बातें मत करो संदीप, और भी पाकिस्तानी बैठे हैं। भैया को उस समय किसी की परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपने ढेरों सवालों के जवाब चाहिए थे। किसी तरह दीदी भैया को धीरे बोलने के लिए राजी कर पाई। सुनो संदीप, मुझे अपना घर सबसे प्यारा है, भले ही वह पाकिस्तान में क्यों न हो, और सबसे ज्यादा घर वाले ससुराल वाले प्यारे हैं। इतना कह दीदी चुप होकर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। भैया भी चुपचाप बैठ गए। लाहौर से निकलने के बाद विश्राम के लिए एक स्थान पर बस रुकी। सभी यात्री नीचे उतरकर सड़क पार करने लगे। भैया व दीदी दूसरे यात्रियों से थोड़ा पीछे थे, क्योंकि दोनों का मूड खराब था। वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। जैसे ही दीदी व भैया सड़क पार करने लगे कि सामने से दूसरी बस को आती देख वे रुक गए। सामने से आती बस उन्हें क्रॉस करने वाली थी कि जाने कहां से भैया के हाथों में हैवानी शक्ति आ गई, और पूरे जोर से उन्होंने दीदी को बस के सामने धकेल दिया। पर दीदी ने बचाव के लिए भैया की बांह भी जोर से थाम ली। दोनों एक साथ बीच सड़क पर बस के आगे जा गिरे और दोनों को रौंदती हुई बस आगे चली गई। इस हादसे को देखकर सारे यात्री सन्न रह गए। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई। दोनों में प्राण अभी बाकी थे। यह क्या किया मेरे भैया, अपनी बहन पर इतना विश्वास नहीं। दीदी रो रो कर अटक अटक कर बोलती रही, मानो जाने से पहले सारी गलतफहमी दूर कर देना चाहती थी। यह तुम्हारा ही दिया संस्कार है न माँ, कि पति का घर ही शादी के बाद अपना घर होता है, वह उसके घर वाले अपने। बोलो ना, मेरी क्या गलती है। अरे मैं तो बाबूजी को खाना देने उनके ऑफिस जाया करती थी। उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसी से वह मुझे बेटी बनाकर रखते थे। वे लोग तो बहुत ही सीधे हैं भैया, हमेशा मुझे मान सम्मान देते रहे हैं। मुझे माफ करना दीदी, मैं लोगों की बातों में न आकर काश अपने दिल की सुनता। इतना कहकर भैया भी अटक अटक कर रोने लगे। कुछ ही पल बाद दोनों भाई बहन शांत हो गए। एक साथ ही इस दुनिया में आए थे और साथ ही चले गए। माँ पापा को तो जैसे होश ही नहीं रहा। उनकी आंखों के सामने ही उनकी दो संतानों ने अपनी जान गंवा दी, महज एक गलतफहमी के कारण। मैं पागलों की भांति कभी माँ को देखती, कभी पापा को चुप कराती। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। दूसरे दिन समाचार की सुर्खियों में छाया रहा, देश की भूतपूर्व खिलाड़ी की उसके भाई के साथ बस दुर्घटना में दर्दनाक मौत। तब से संकेत हमारे घर नहीं आया। आता भी क्यों? उसकी मनोकामना जो पूरी हो चुकी थी। उजड़ा तो हमारा घर था। घड़ी ने 10 बजने का अलार्म दिया। मेरी तंद्रा भंग हुई। अभी तक मम्मी पापा ने खाना नहीं खाया है। उन्होंने अपने को बंद कमरे में समेट लिया है। वहीं उनकी सुबह होती है, वहीं रात होती है। उन्हें अपनी परवाह नहीं है, किंतु मुझे तो है। आखिर मेरे अलावा उन्हें देखने वाला और कौन है? अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।